Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I am Shaheen Qureshi, your social studies teacher, and this is your SST class. Okay, students. So we have completed our first unit in फर्स्ट क्लास. अब जो आगे बढ़ रहे हैं तो हम सेकेंड यूनिट डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 ऑफ द चैप्टर द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. फ्रेंड्स, लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा था रोल ऑफ पुलिस के बारे में, प्लस आर्टिकल 22 और डीके बसु गाइडलाइंस के बारे में भी हमने जाना था. इस यूनिट में यानी कि सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को डिटेल में, plus where to file an FIR. Along with that, we'll also know bailable and non-bailable offences. तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से. फ्रेंड्स, लास्ट यूनिट में यानी कि यूनिट 1 में आपने गोपाल की कहानी तो सुनी थी कि कैसे मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के फैमिली में एक चोरी हो जाती है जिसका इल्ज़ाम गोपाल यानी कि जो उनका सर्वेंट है उन पे लगाया जाता है. तो जो सब इंस्पेक्टर वर्मा होते हैं, आपने पढ़ा ही था कि वो एफआईआर रिकॉर्ड करते हैं. तो एफआईआर के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको पहले से पता ही चल गया है, लेकिन अब एफआईआर के बारे में जानते हैं थोड़ा और डिटेल में. तो एफआईआर लिखता कौन है, पहले तो ये बताइए. बिल्कुल ठीक, पुलिस ऑफिसर. पुलिस ऑफिसर लिखता है एफआईआर. कब लिखता है ये भी बताइए. बिल्कुल ठीक, आपने देखा कि जब चोरी हुई घर पे, डाउट हुआ एक आदमी पे, तब जिसको शक है वो गया और एफआईआर लिखवाया कि भाई इसने क्राइम किया है. और हमने आपको ये भी बताया था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है. कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे चोरी और डकैती या मर्डर. तो जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, उसके होने के बाद जब पुलिस को जानकारी मिलती है तब एफआईआर लॉन्च की जाती है. तब एफआईआर पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करता है. तो आप कौन है, कौन लिखता है, पुलिस ऑफिसर. और कब लिखता है, जब कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है, उसके बाद उसकी जानकारी जब पुलिस को मिलती है तब पुलिस ऑफिसर एफआईआर रिकॉर्ड करता है. सो एफआईआर इज रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस बाय अ पुलिस ऑफिसर इमीडिएटली आफ्टर इट्स अकरेंस और इट्स डिस्कवरी. तो फ्रेंड्स, एफआईआर लॉन्च होने के बाद ही पुलिस इनिशिएटिव लेती है आगे इन्वेस्टिगेशन करने का. एफआईआर अगर लॉन्च नहीं हुई कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में, ऐसे सीरियस क्राइम्स के केस में, तब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकती. जैसे कि आपने देखा कि मिस्टर शर्मा ने पहले कंप्लेन की, सब इंस्पेक्टर वर्मा ने एफआईआर लिखी और तब जाके सब इंस्पेक्टर वर्मा ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करा. तो फ्रेंड्स, एफआईआर में क्या क्या इंक्लूडेड होता है ये भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहली चीज़ है डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ ऑफेंस. यानी कि जो तारीख है, जो समय है और जो जगह है क्राइम का, जहाँ पे घटना हुई है, जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ है, उन सब का जो ये डेट, टाइम और प्लेस है वो एफआईआर में रिकॉर्डेड होना चाहिए. साथ ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्डिंग ऑफ द इंसिडेंट. यानी कि एक एक बारीकी, एक एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ एफआईआर में रिकॉर्डेड होनी ज़रूरी है. साथ ही नेम एंड आइडेंटिटी ऑफ द अक्यूज्ड एंड विटनेसेस. यानी कि जो नाम है और आइडेंटिटी है जिस पर इल्ज़ाम लगा है, जो अक्यूज्ड है, और जितने भी विटनेस हैं. यानी कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो नेम एंड आइडेंटिटी ऑफ गोपाल प्लस मिस्टर एंड मिसेस शर्मा. विटनेस ज़रूरी नहीं कि हर केस में हो, जैसे इसमें भी विटनेस किसी ने चोरी होती हुई देखी नहीं है तो विटनेस हम नहीं कह सकते कि हर क्राइम में होते हैं, बट अगर हैं
तो उनका नेम और आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है एफआईआर में। साथ ही नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, यानी कि नाम और पता उसका जो कंप्लेन कर रहा है, जो कंप्लेन लिखवा रहा है। अब बात आती है कि एफआईआर कहाँ फाइल करी जाए, यानी कि वेयर टू फाइल एन एफआईआर। इसको हम देखेंगे, इस टॉपिक को भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जितना अभी तक हमने पढ़ा उसको एक बार अच्छे से जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो व्हाट इज एफआईआर? एफआईआर इज द रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ cognizable offense. Plus, it is recorded by a police officer immediately after its occurrence or its discovery. Only after lodging of FIR, the police takes initiative for further investigation. The FIR should contain date, time, and place of the offense, detailed descriptive recording of the incident, name and identity of the accused and witnesses if any, and name and address of the complainant. तो friends, this was all about FIR, जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए FIR के बारे में। अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ FIR फाइल की जाए। तो फ्रेंड्स, FIR जनरली पुलिस स्टेशन में ही लॉन्च कराई जाती है। उस पुलिस स्टेशन में कराई जाती है जिस ज्यूरिसडिक्शन में, यानी कि जिस एरिया में क्राइम हुआ हो। फ्रेंड्स, वैसे लॉ ये कहता है कि केस कहीं पे भी, जी हाँ, कहीं पे भी फाइल हो सकता है, और ये पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी है कि वो जो भी अप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे केस फॉरवर्ड कर दे, ताकि कोई भी क्राइम जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन में डिले ना आए। तो इसलिए लॉ ये कहता है कि कहीं पे भी केस फाइल कराया जा सकता है, और ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एफआईआर को अप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन में पहुंचाया जाए। तो एफआईआर जो है, आपने जान लिया कहाँ पे लिखवाई जानी चाहिए, वेयर टू फाइल एन एफआईआर। जी हाँ, पुलिस स्टेशन में। और कौन से पुलिस स्टेशन में? जिस ज्यूरिसडिक्शन में, यानी जिस एरिया में क्राइम हुआ हो। अब एफआईआर कैसे लिखवाई जा सकती है? एफआईआर ओरली या फिर रिटन फॉर्म में दर्ज करवाई जा सकती है। ओरली भी एक पर्सन पूरा इंसिडेंट बता सकता है, प्लस इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग ऑल्सो वन कैन लॉन्च द कंप्लेंट। फ्रेंड्स, जो भी इन्फॉर्मर है, जो भी पर्सन है जो इन्फॉर्म कर रहा है पुलिस को, उसका पूरा राइट है कि वो एफआईआर को प्रॉपरली चेक करे। मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन या डिटेल्स हैं एफआईआर में, इन्फॉर्मर का पूरा राइट है उसको चेक करने का और फिर उस पर साइन करने का। क्योंकि एफआईआर जब लिखी जाती है पुलिस के द्वारा, तो एंड में जो भी कंप्लेनेंट है, इन्फॉर्मर है, उसको सिग्नेचर करने होते हैं। तो द इन्फॉर्मर हैज़ फुल राइट टू चेक द एफआईआर एंड ऑल द डिटेल्स। फ्रेंड्स, पुलिस को एफआईआर की एक फ्री कॉपी, जी हाँ, एक फ्री कॉपी कंप्लेनेंट को देना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कंप्लेनेंट का राइट है कि उसको एक फ्री कॉपी एफआईआर की मिले। फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी है कि अगर कभी ऐसा हो कि कोई ऑफिसर जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन में, वो मना कर देता है कि भाई एफआईआर हम नहीं फाइल कर सकते, आप जाओ। तो अगर कोई ऐसा करता है तो जो इन्फॉर्मर है या जो कंप्लेनेंट है, वो क्या कर सकता है, वो हायर ऑफिशियल्स के पास कंप्लेन लेके जा सकते हैं। मतलब हायर ऑफिशियल उस पर्सन के हायर जो भी पोस्ट में हो, उनके पास इन्फॉर्मर जा सकता है, भाई बता सकता है कि देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ है और इस पर्सन ने मेरी एफआईआर लिखने से मना कर दिया है। हायर ऑफिशियल्स के अलावा और कहाँ जा सकते हैं? जो भी कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट कोर्ट, जी हाँ, हर एरिया के, हर जगह के कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स होते हैं। तो जो इन्फॉर्मर है वो कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी जा सकते हैं।
साथ ही ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाके कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तो या तो हायर ऑफिशियल के पास आप जा सकते हैं, या फिर कंसर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट में चले जाएं, या फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाके अपनी जो भी आपके साथ हुआ कि भाई एफआईआर नहीं लिखी गई, उसके बारे में डिटेल्स हम वहाँ पे जाके दे सकते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है, हमने आपको पहले भी बताया था कि एफआईआर जब फाइल होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में, उसी के बाद एफआईआर फाइल होने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है वो पुलिस शुरू करती है। तो जितना हमने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। An FIR is generally lodged at a police station under whose jurisdiction the crime has occurred. FIR can be given either orally or in writing. The police must provide a free copy of the FIR to the complainant. And in case an officer in charge refuses to file an FIR, the informer or the complainant can approach higher officials or the concerned magistrates court or the Human Rights Commission. तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑफेंसेस के बारे में, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अब ये तो आपने फिल्मों में सुना होगा, बेल मिल गई या फिर बेल नहीं मिली, जमानत, ये तो आपने सुना ही होगा। तो जमानत होगी या नहीं वो नेचर ऑफ क्राइम यानी कि ऑफेंस पर डिपेंड करता है पूरा। इन बेलेबल ऑफेंस द बेल इज द राइट ऑफ द एक्यूज पर्सन। मतलब जो भी ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें बेल आसानी से मिल सकती है, तो ये अक्यूज पर्सन का राइट होता है कि उसको बेल यानी कि जमानत मिलनी ही चाहिए। प्लस जो अक्यूज्ड की बेल है वो मिल सकती है कोर्ट जाए बिना। जी हाँ, जो भी बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें अक्यूज्ड को कोर्ट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बेलेबल ऑफेंसेस में जो अक्यूज्ड है उसको बिना कोर्ट जाए भी बेल आसानी से मिल सकती है। और अगर हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात करें तो सस्पेक्ट को कोर्ट में बेल के लिए यहाँ पे अप्लाई करना होता है। जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं वो थोड़े लेस सीरियस होते हैं, और जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं वो होते हैं जैसे कि किडनैपिंग हो गया, मर्डर हो गया, इस टाइप के होते हैं नॉन बेलेबल। और बेलेबल इज़ लाइक नॉर्मल, वेयर जैसे चीटिंग हो गया या फिर मिसचीफ हो गया, वो उस टाइप के बेलेबल ऑफेंस हो गए। तो फ्रेंड्स, इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस जो अक्यूज्ड होता है, जो सस्पेक्ट होता है, उसको कोर्ट में बेल के लिए अपील करनी होती है। और सपोज बेल मिल गई, तो जब बेल मिल जाती है, ज़मानत मिल जाती है, तो अक्यूज्ड को एक बॉन्ड साइन करना होता है। कैसा बॉन्ड? असल में इस बॉन्ड में लिखा होता है कि ट्रायल के समय अक्यूज्ड को आना पड़ेगा। जब भी कोर्ट का बुलावा आएगा तो कहीं वो भाग ना जाए शहर छोड़ के या फिर देश ही छोड़ के, तो इसलिए ये बॉन्ड साइन करवाया जाता है अक्यूज से कि जब भी ट्रायल का टाइम आएगा यानी कोर्ट की जब भी पेशी होगी तो अक्यूज को कोर्ट के बुलावे पर आना होगा, हाजिरी देनी ही होगी। तो ट्रायल क्या है? ट्रायल इज़ अ फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस, यानी कि जो भी फ्रेंड्स कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें क्या किया जाता है, उसमें फॉर्मल एग्जामिनेशन होता है सारे सबूतों का, जिसके बेस पे डिसाइड होता है, जज जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो अक्यूज्ड है वो सच में उसने क्राइम करा भी है या नहीं करा। तो इसलिए ट्रायल होता है। फ्रेंड्स, अगर गोपाल के केस की बात करें तो गोपाल की फैमिली बेल अरेंज नहीं करवा पाती है, क्योंकि गोपाल को आपको बताया हमने कि जैसे सब इंस्पेक्टर वर्मा ले गए पुलिस स्टेशन, फिर उसको लॉकअप में डाल दिया, मजिस्ट्रेट को दिखाने के बाद, पेशी के बाद पुलिस कस्टडी में ले लिया। अब गोपाल की फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया पुलिस स्टेशन से,
तो गोपाल की फैमिली ट्राई करती है बेल अरेंज कराने के लिए, लेकिन उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि बेल गोपाल की अरेंज करवा पाए। तो गोपाल को ट्रायल तक, कोर्ट की पेशी तक जेल में ही रहना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये था बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में। तो बेलेबल ऑफेंस के बारे में आपने क्या जाना? In bailable offences, the accused can pay bail without appearing in court. Under bailable offences, bail is the right of the accused person. Friends, bailable offences comprises crimes like cheating or maybe bribery in relation to elections and so on. Let's move on and know about non-bailable offences. Friends, under such offences, the suspect has to apply for the bail in the court. Once the bail is arranged, the accused has to sign a bond so that he or she can appear for trial whenever the court calls him or her. Friends, non-bailable offences comprises crimes like मर्डर और किडनैपिंग एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स, ये था यूनिट 2 ऑफ द चैप्टर इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आई एम श्योर आपको ये पूरा यूनिट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब रेडी हो जाइए इनकी एक्सरसाइजेस करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइजेस आपको आपकी ऐप पर अवेलेबल हैं, ओके, वहाँ से आप इसको कंप्लीट कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको ये चैप्टर और आसानी से समझ आ जाए। ओके, सो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट के साथ। सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।